वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हेरिडिटी और एवोल्यूशन हम चैप्टर पढ़ रहे थे। ये 10th क्लास का चैप्टर है बायोलॉजी का, और हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी ऑलरेडी इस टॉपिक की, इस चैप्टर की पढ़ ली हुई हैं। आपको याद होगा हमने जेनोटाइप, फेनोटाइप और बहुत सारे और नए टर्म्स जो आपने पहली बार सुने होंगे उनके बारे में हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप जेनोटाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड जेनोटाइप, है ना। आपने जेनोटाइप को पढ़ लिया हुआ है। जेनोटाइप क्या होता है? ये इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन वो किस तरह से प्रेजेंट है, इसके बारे में जब आप बोलते हैं तो एक्चुअली आप जेनोटाइप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जेनोटाइप शोज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज जेनोटाइप? जेनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो जीन्स की डिस्क्रिप्शन है उसको हम कहते हैं जेनोटाइप। और इट इज एक्चुअली द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनोटाइप जो है ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इसको अक्सर हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे, और वो भी पेयर में, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर टी जो है ये मैंने जो आपको बताया है कि ये टॉल जो है मतलब हाइट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कैपिटल टी मतलब ये टॉल प्लांट है, स्मॉल टी मतलब ये ड्वार्फ प्लांट है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। हमने किसके बारे में बात की अभी? इट वॉज जेनोटाइप, ठीक है। इसको हमने जेनोटाइप के बारे में अभी बात की। मैं फिर से बता देता हूं, जेनोटाइप जो है इट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an organism. The genetic constitution of an organism is showed by genotype, and in simple words genotype can be described as the description of genes present in an organism. And always remember, genotype is always a pair of letters. मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से आपको याद होगा हम जब बात कर रहे थे किसी ऑर्गेनिज्म में जेंडर की, ह्यूमन बींग्स में जेंडर की, तो हमने बताया कि XX सेट हो सकता है, ओके, XY सेट हो सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये जेनोटाइप है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि ये जेनोटाइप है। अब लेकिन दूसरा टर्म था हमारा, अगर आपको याद हो तो इट वॉज फेनोटाइप, ठीक है जी। दूसरा टर्म था फेनोटाइप। तो फेनोटाइप जैसे आप कहते हैं, जैसे आपने अभी बोला कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ये बताता है कि जो प्लांट होगा वो एक टॉल प्लांट होगा, ओके, ठीक है। अगर आप बोलते हैं स्मॉल टी, तो इस जेनोटाइप से पता लगता है कि ये एक ड्वार्फ प्लांट होगा। द प्लांट इज गोइंग टू बी अ ड्वार्फ वन, ठीक है जी। या आप बोलते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो तब भी ये एक टॉल प्लांट होगा, ओके। मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताया था, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी अगर कैपिटल टी होता है तो टॉल प्लांट है, अगर स्मॉल टी है तो ड्वार्फ प्लांट है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो तब भी ये टॉल प्लांट है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फेनोटाइप। इसको हम कहते हैं फेनोटाइप। देखिए, जी से जीन्स और जी से ही जेनोटाइप, और पी से फिजिकल अपीयरेंस और पी से ही फेनोटाइप, ठीक है। ये तो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं, वैसे ये कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जो अब मैं बताऊंगा ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब भी आप दो पेरेंट्स की बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है,
तो वो जो पहली जनरेशन होती है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझा रहा हूं। अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके, हमारे पास दो प्लांट्स हैं, ओके, तो ध्यान दीजिएगा जरा। एक प्योर टॉल प्लांट है, ओके, मैं फिर से बता दूं, एक प्योर टॉल प्लांट है और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है। आप देखिए, कैपिटल टी, ओके, और स्मॉल टी। तो एक प्योर हमारे पास क्या है, वी हैव अ टॉल प्लांट, वी हैव अ ड्वार्फ प्लांट। ध्यान दीजिएगा। तो अब जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है, मतलब जब क्रॉस होता है, ये पेरेंटल क्रॉस होता है, तो उसमें क्या होता है, ये टी इस पेरेंट से जिसके पास कैपिटल टी है और इस पेरेंट से जिसके पास स्मॉल टी है, तो एक ही पार्ट आ सकता है। तो अगर सपोज करो ये वाला टी आता है तो उसके साथ ये टी आ जाता है, तो ये क्या बनने जा रहा है, ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये कैपिटल टी आ रहा है तो उसके साथ ये स्मॉल टी आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर फिर से देखिएगा जरा, आई एम सॉरी, ये इरेज हो गया, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ओके। तो ये टी आ रहा है और इसके साथ ये टी आ रहा है, तो ये है जी जो आपके पास बन रहा है। ठीक है जी। अब यही टी अगर आ रहा है तो इसके साथ ये टी आ रहा है, तब भी आप देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है। लेकिन अगर ये टी है तो उसके साथ ये टी आ रहा है, तो आप देखिए क्या बन रहा है, तब भी ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है। ठीक है जी। और अगर ये टी है और उसके साथ आप देख सकते हैं ये टी है, तब भी ये क्रॉस हो रहा है। मतलब देखिए, एक पार्ट जो है इस पेरेंट से आना है, एक पार्ट जो है इस पेरेंट से आना है, तो इस तरह से जुड़कर जो है ये एक ऑर्गेनिज्म की, एक ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। आप देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है जी, ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। तो आप समझ सकते हैं ये प्योर टॉल प्लांट है। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी एक टॉल प्लांट है। आई एम सॉरी, ये प्योर टॉल प्लांट नहीं है, एक टॉल प्लांट है। ठीक है जी, ये जो है ये एक टॉल प्लांट है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल टी आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल प्लांट है। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी टॉल है। तो ये फर्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन हुई है। तो हम इसको बोलते हैं, वी कॉल दिस जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये जनरेशन जो है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। दिस जनरेशन इज नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। when two parents cross to produce offsprings, then their progeny is called first filial generation. progeny मतलब offspring। तो ये जो जनरेशन है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक पेरेंट जो है कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट स्मॉल टी, ये क्रॉस हो रहे हैं, इनकी ब्रीडिंग हो रही है। और इस ब्रीडिंग में क्या बन रहा है, ये 4 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन की है। तो जो पहली जनरेशन बनी उसको हमने बोला, वी कॉल्ड इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन। हमने उसको बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये पहली फीलियल जनरेशन थी। आपको मजे की बात बताता हूं, आप देखेंगे अगर तो आपको पता लगेगा, ये जितने भी यहां पर ये प्लांट्स बने हैं, ये जो 4 प्लांट्स जो आपने देखे हैं, 4, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ये सभी जो हैं टॉल हैं। हालांकि एक आपने प्योर टॉल लिया था, एक आपने प्योर ड्वार्फ लिया था,
लेकिन जो जनरेशन बनी इनकी क्रॉस ब्रीडिंग के बाद वो प्योर तो नहीं है लेकिन टॉल है। ओके, प्योर तब होता जब, जैसे ये प्योर है, प्योर टॉल है, दोनों कैपिटल टी, ये प्योर ड्वार्फ है, दोनों स्मॉल टी। ओके, तो ये जेनोटाइप बताता है कि ये एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ये जेनोटाइप बताता है कि ये एक प्योर टॉल प्लांट है, और इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग से एक टॉल प्लांट बना, ये भी एक टॉल प्लांट बना, ये भी एक टॉल प्लांट, ये भी एक टॉल प्लांट। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने पीछे शायद कहीं पर गलती से यहाँ पर आपको बोल दिया था कि ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल नहीं है, सिर्फ एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी और एक छोटा टी है जो रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी है, इसलिए ये टॉल है। तो ये चारों जो हैं ये टॉल हैं, और इस जनरेशन को वी कॉल इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, तो ये F1 जनरेशन का जेनोटाइप है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट F1 जनरेशन का जेनोटाइप है, और F1 जनरेशन का फेनोटाइप तो मैंने आपको बता दिया कि ये सभी जो हैं ये क्या हैं, दीज आर टॉल, ऑल ऑफ दीज ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल। ठीक है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसके बारे में, दोबारा से आप अच्छे से देख पाएंगे। ये है एक पेरेंट, ये है दूसरा पेरेंट, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, इससे ये पार्ट आया और इससे ये पार्ट, तो इस तरह से। ठीक है जी, ओके। अब यही जो है, और ये जो है, इन्होंने इसकी फॉर्मेशन की। आप देखिए, अब हम बात करते हैं अगर इस टी की, इस टी के साथ ये टी आया तो कुछ ये बना, और फिर से देखिए इस टी के साथ अगर ये टी आया तो ये जो है इस जनरेशन को हम कहते हैं, इस जनरेशन को वी कॉल F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन में ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये F1 जनरेशन का क्या है, जेनोटाइप है। ये F1 जनरेशन का जेनोटाइप है, दिस इज द जेनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन का जेनोटाइप है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये F1 जनरेशन का क्या होगा, ये फेनोटाइप होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया। अभी तक हमने बात की है सिर्फ F1 जनरेशन की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी अभी आपने किया था इसको हम बोलते हैं पेरेंटल क्रॉस। तो पेरेंटल क्रॉस में आपने देखा जो चार बने हैं, चार F1 जनरेशन के फेनोटाइप हैं, सभी जो हैं टॉल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं F1 क्रॉस की। अब वही जो आपको मिले थे चार पार्ट्स, उसमें पहला जो था, ठीक है, ये सभी जो थे, है ना, यही आपको मिला था। तो आप ले लेते हैं इनको। अब इनको क्रॉस करने की हम कोशिश करेंगे। तो जब हम इनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है, यहां से ये टी आया और यहां से ये टी आया, तो ओके। अब यहां से ये टी आया और यहां से ये टी आया, तो देखिए, ठीक है जी। फिर से आगे देखते हैं। अब यहां से ये स्मॉल टी आया, ओके, और यहां से ये कैपिटल टी आया, यहां से ये स्मॉल टी आया और यहां से भी ये स्मॉल टी आया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो आप देखिए, कैपिटल टी एक अरेंजमेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा अरेंजमेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा अरेंजमेंट है, और चौथा अरेंजमेंट जो है वो स्मॉल टी है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट है। ठीक है जी, दिस इज प्योर टॉल प्लांट। ये एक टॉल प्लांट है, ये भी एक टॉल प्लांट है, ओके, ये भी टॉल है, लेकिन ये जो है ये एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, ये ड्वार्फ है। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, अगर आप देखेंगे इसका अगर F2 जनरेशन का, इसको हम बोलते हैं F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन।
ठीक है, ये F2 जनरेशन है, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये जो जनरेशन जो आपने देखी है ये सेकेंड फीलियल जनरेशन है। ओके, ये जो 4 आपने पार्ट देखे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये F2 जनरेशन का है, सेकेंड फीलियल जनरेशन हम इसमें बोलते हैं। इसमें आपने देखा 3 जो हैं वो टॉल प्लांट्स हैं और एक जो है ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो पिछला जो था जिसको आपने पेरेंटल क्रॉस का नाम दिया, मैंने आपको बोला वो जो था इट वाज पेरेंटल क्रॉस। ठीक है, पेरेंटल क्रॉस में देखा आपने चारों जो थे वो टॉल थे, चारों जो थे वो टॉल प्लांट थे, है ना, ऑल ऑफ देम वो टॉल, सभी जो थे वो टॉल थे। मैं फिर से बता दूं, पेरेंटल क्रॉस का जो रिजल्ट आपने देखा उसमें आपने देखा कि चारों जो थे वो टॉल थे। ठीक है, लेकिन अभी जो आपने F1 क्रॉस का रिजल्ट देखा, F1 क्रॉस का रिजल्ट अगर आपने देखा तो वहां आपको पता लगा कि 3 जो थे वो टॉल थे, 3 पार्ट्स टॉल थे और एक पार्ट जो था वो क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है जी, फर्स्ट केस में ऑल प्लांट्स वर टॉल, यहां पर टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशो जो है वो क्या है, 3:1। ठीक है जी, पेरेंटल क्रॉस में सभी टॉल प्लांट्स हैं और F1 क्रॉस में आपने देखा कि टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशो जो है 3:1 है। आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जितना कुछ आपने सुना आपको लगा भी होगा, मैं खुद भी ये फील करता हूं कि ये शायद बहुत ही टेक्नोलॉजी की हेल्प से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़बरदस्त है जो आपने अभी अभी पढ़ा। तो किसी एक ऐसे इंसान ने ये सारा कंसेप्ट जो है ये हमें समझाया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, जो मॉडर्न एरा का होगा, मतलब आज के टाइम का होगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिस इंसान को हम श्रेय देते हैं, हम कहते हैं कि वो इंसान जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो एक्चुअली 1822 में पैदा हुआ इंसान था। He was born in 1822. Who is presently known as he's known as father of genetics. इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 1822 में पैदा हुए थे, 1822 में, जुलाई 1822 में शायद, और 1884 तक 1884 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। और देखिए उस समय की बात है, कितनी पुरानी बात है और कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया था। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में अब बात करेंगे और इनके रिसर्च के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की या क्या क्या उन्होंने काम किया, किस तरह से किया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके थोड़ी सी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेगर मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देखिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया होगा, लेकिन ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है जी, तो ऑस्ट्रियन थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे और इसके अलावा एक प्रीस्ट थे। एक बहुत ही गरीब फैमिली में ये पैदा हुए। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा, जहां चाहा वहां रहा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, तो इनकी स्टोरी आप जरूर पढ़िएगा, आपको गूगल में मिल जाएगी ग्रेगर मेंडल के बारे में। बहुत ज़बरदस्त इनका कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये सारा कंसेप्ट जो था ये श्रीमान ग्रेगर मेंडल का था। ग्रेगर मेंडल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं। थ्रू हिज केयरफुल ब्रीडिंग ऑफ गार्डन पीज, इन्होंने जो रिसर्च किया था जिससे ये इस नतीजे पर पहुंचे थे, वो गार्डन पी प्लांट है ना, जो नॉर्मल पी प्लांट होता है। ग्रेगर मेंडल डिस्कवर्ड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी और उसकी हेल्प से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी जो थे उन्होंने डिस्कवर किए एंड लेड द
मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड यहां पर आया तो मैं आपको बता दूं, ये जो महापुरुष थे, दिस ग्रेट मैन, उन्होंने मैथमेटिक्स की शिक्षा जो थी, आपने नाम सुना होगा डॉपलर। ओके, एक इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट साइंस में। तो डॉपलर से इन्होंने मैथमेटिक्स की शिक्षा ली थी। तो आप देखिए, खुद तो महान थे, इनके गुरु भी महान थे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। एंड ही फॉर्मुलेटेड सेवरल बेसिक जेनेटिक लॉज, बहुत सारे जेनेटिक लॉज उन्होंने दिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और लगभग 4 के करीब इनके फेमस लॉज हैं, उनके बारे में अभी बताऊंगा अभी आपको। इन व्हाट बिकेम नोन एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इन सबको आज की डेट में मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। तो ये सबसे पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी इनहेरिटेंस की, और 1866 में ये कंसेप्ट जो था ये दिया गया था। उसके बाद भी इस पर बहुत सारे रिसर्च चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ जगहों पर, 1-2 जगहों पर ये थोड़ा सा फेलियर हुआ, लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल कंसेप्ट था। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी in a scientific manner and proposed rules which are now known as Mendel's law of inheritance, और इनके काम को मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। He laid foundation of genetics, hence he is called father of genetics. Father of genetics इनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही फाउंडेशन जो थी जेनेटिक्स की रखी। अभी ये सब कराने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें जो थी आपको समझाई। वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो जो जेनोटाइप और फेनोटाइप के बारे में, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बारे में, ड्वार्फ प्लांट के बारे में, ये सारा कंसेप्ट जो था ये इन्हीं का दिया हुआ था, ग्रेगर मेंडल का। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, क्यों इन्होंने अपना रिसर्च जो है गार्डन पी प्लांट पर ही किया। बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो आपको मैं बताता भी हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं, उस समय गार्डन पी प्लांट इनके लिए इजीली अवेलेबल था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है, गार्डन पी प्लांट जो है इज एन एनुअल प्लांट एंड कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल विद इन 3 or 4 months। 3-4 महीने में ही इसका लाइफ साइकिल जो है खत्म हो जाता है, यानी कि छोटा लाइफ स्पैन है। छोटा लाइफ स्पैन है, इसका मतलब है छोटे समय में ही आप बहुत सारी जनरेशन्स को कवर कर सकते हो। आप सोचिए, जो प्लांट जिसकी 3 या 4 महीने की ही उम्र होगी, वो 1 साल में लगभग 3 जनरेशन दे देगा, है ना। वो लगभग 3 जनरेशन जो है, 3 या 4 जनरेशन जो है दे सकता है। अगर 3 महीने है तो 4 जनरेशन दे सकता है, 4 महीने है तो 3 जनरेशन दे सकता है। आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये एक छोटा प्लांट है, हर्बेशियस है, बहुत सारे सीड्स एक टाइम में प्रोड्यूस करता है। अगर आपको पता हो, आपको याद हो, तो ये एक, इसको हम बोलते हैं पॉड। ठीक है जी, अगर ये एक मटर का पॉड है, पॉड मतलब जिसके अंदर मटर होते हैं, तो आपको पता होगा इसके अंदर इस तरह से, है ना। तो ये सभी जो है ये सीड की तरह ही काम करते हैं। ये जो है, ये जो दाने हैं, ये सीड की तरह ही काम करते हैं, है ना। तो इस पॉड के अंदर एक सीड नहीं होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो एक ही टाइम पे बहुत सारे सीड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ओके, और इनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल थे। मैंने आपको बताया, ये जिस चर्च में थे प्रीस्ट, वहाँ पर उसके पीछे एक छोटा सा प्लॉट था जहाँ पर ये उगाए जाते थे। और एक और बात मैं बता दूं पी प्लांट के लिए, इट इज़ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैनी वेराइटीज़। बहुत सारी वेराइटीज़ इसकी होती हैं। ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स का कलर हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकती है, प्लांट का साइज जो है डिफरेंट हो सकता है, फ्लावर का कलर डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारी वैरायटीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो थी, कौन कौन से ट्रेड्स जो थे उस पर रिसर्च किया। और इनके फ्लावर्स जो हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं इमैस्कुलेशन के लिए। इमैस्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इमैस्कुलेशन
जो है एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है, ताकि अपने हिसाब से पॉलिनेशन करके अपने जो सोच है उन ट्रेट्स के हिसाब से हम प्लांट्स जो है प्रोड्यूस कर सकें। तो रीजन मैंने आपको बताया, रीजन फॉर सिलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट मैंने आपको बताया। मेंडल चोज पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज reasons were simple. Pea plants had a number of clear-cut differences which were easy to tell apart, जिनके बारे में बात करना बड़ा आसान था। ठीक है, some pea plants produce round and yellow seeds, whereas others produce wrinkled and green seeds. Okay, बहुत सारे reasons में हम एक और बात कर सकते हैं। Another reason for choosing pea plants was that they were self-pollinating. वो अपने आप ही pollination कर सकते हैं। ठीक है, and finally these plants to study inheritance because many generations of pea plants can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animals. तो ये रीजन था। और आपने देखा मैंने ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको टॉल प्लांट्स, ड्वार्फ प्लांट्स, इनके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर के बिगिनिंग में ही बता चुका हूँ। ये सारे कंसेप्ट जो थे जो हमने क्रॉस करके हमने देखे, ये सभी जो थे ये मेंडल का रिसर्च वर्क था। खैर हम आगे चलते हैं। मैंने तो अभी अभी आपको बताया क्यों उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों वो सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे रीजन थे सक्सेसफुल होने के। उसका रीजन ये था, अब देखिए, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस रखा शुरू में। इनिशियली मेंडल कंसीडर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट ओनली। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एक ट्रेट के ऊपर ही उन्होंने फोकस रखा। मैंने भी देखिए आपको जो शुरू में बताया वो एक ही ट्रेट के बारे में बताया। मैंने देखा हाइट के बारे में, है ना, स्टेम की हाइट के बारे में। तो मैंने बताया प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, इनको क्रॉस ब्रीड हमने किया और उसका मैंने आपको जेनोटाइप और फेनोटाइप जो है समझाने की कोशिश की। तो इस तरह जब एक ही ट्रेट लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मेंडल कंसीडर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट ओनली, मोनोहाइब्रिड इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 2 ट्रेट्स के बारे में बात की, फिर उन्होंने उसके बाद 3 ट्रेट्स को डिस्कस किया, स्टडी किया, सॉरी। तो मोनोहाइब्रिड पहले किया, फिर डाईहाइब्रिड, मतलब स्टेप्स में वो चले। अच्छी चीज थी, ध्यान से काम हो गया, करना चाहिए। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड विद प्योर लाइन, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग। ही मेंटेन्ड अ कंप्लीट, उन्होंने पूरा एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो था वो अपने पास संभाल के रखा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, पहली जनरेशन के ऊपर, दूसरी जनरेशन के ऊपर, तीसरी जनरेशन के ऊपर। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स अप टू द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशंस, conducted ample crosses and reciprocal crosses to eliminate chances. He dealt with large sample size. ठीक है, बहुत बड़ा सैंपल साइज उनके पास था। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको याद हो, जो मैं शुरू में ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से हम एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1064 पी प्लांट्स ऑफ F2 generation, out of a total of 1064 pea plants of F2 generation, Mendel ने क्या डिस्कवर किया? He found that there were 787 tall pea plants and 277 dwarf pea plants. तो 787 क्या है? tall pea plants हैं, और 277 जो है dwarf pea plants हैं। अगर आप इनका रेशो लोगे तो ये 3:1 होगा। आपको याद होगा मैंने ये 3:1 का रेशो जो था वो आपको F2 जनरेशन में बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमने देखा कि ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरी, और ये, ठीक है। तो ये जो है पहला जो हमें जो मिला ये तो टॉल हो गया, बल्कि प्योर टॉल है। ये सिंपली टॉल है क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट ट्रेट हम मानते हैं ना, तो इसलिए ये टॉल है। ओके, ये टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये प्योर ड्वार्फ है। तो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशो अगर आप देखेंगे यहां पर 3:1 का रेशो है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी।
तो द रेशो 3:1 जो है, ये जो 3:1 रेशो है, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हैं सामने, ये आपकी एक बहुत ही पॉपुलर रेफरेंस बुक से मैंने ली है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया, कोई भी चीज़ जो अच्छी लगे, जो आपको अच्छे से समझ आए, मैं उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी स्लाइड्स में करता हूँ, और ये मैंने वहीं से लिया हुआ है। आपके पास भी ये बुक जो है मौजूद होगी। अब जो लॉ यहाँ से दिया गया वो क्या लॉ था, आप देखिएगा। द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एनेबल्ड मेंडल टू फॉर्मुलेट हिज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उनके द्वारा दिया गया पहला लॉ जो था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहीं से निकला। क्या था? द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एनेबल्ड मेंडल टू फॉर्मुलेट हिज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। According to Mendel's first law of inheritance, which is known as law of segregation, the characteristics or traits of an organism are determined by internal factors which occur in pairs. आपने देखा ना, pairs में ही आकर कर रहा था, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये pairs में ही आकर कर रहा है ना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Only a pair of such factors, जिनको traits कहते हैं, can be present in a single gamete. ओके अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें आप देखिए, पहली बात तो ये थी, मैंने ये ऑलरेडी आपको मैं सब बता चुका हूं, लेकिन मुझे ये क्लिपिंग्स अच्छी लगी इसलिए मैं ये यहां पर यूज कर रहा हूं। मेंडल ने कहा दैट ईच ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। ओके, दिस मीन्स दैट द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट has two factors, capital T for the trait of tallness, and the purebred dwarf pea plant has two factors, small t small t। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है small t, ये capital T प्योर के लिए है ना। The factors of inheritance of tallness, capital T separate into gametes, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप देखिए, ये सारा जो है ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा चुका हूं, ठीक है। आप इनको देखिएगा ज़रूर, आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ें जो हैं वो पसंद भी आएंगी और आपको समझ भी आएगा। आप देखिए यहाँ पर एक जो ये मैंने जो F1 क्रॉस के बारे में आपको बताया था, 3 टॉल अरेंजमेंट और एक ड्वार्फ अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे और वो क्या है, वी कैन सी फ्रॉम द अबव चार्ट दैट इन द F2 जनरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है द पी प्लांट प्रोड्यूस्ड हैव जेनोटाइप और इनहेरिटेंस कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, एंड स्मॉल टी। तो यहां पर एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि 3:1 की रेशो में ये मौजूद है। ओके, अब यहां पर अगर देखेंगे F2 जनरेशन, अगर देखेंगे तो वी गेट 1 प्लांट हैविंग कैपिटल टी, 2 प्लांट्स हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 प्लांट हैविंग स्मॉल टी। यानी कि कैपिटल टी जो अरेंजमेंट है वो एक ही अरेंजमेंट है, स्मॉल टी अरेंजमेंट जो है वो भी एक ही अरेंजमेंट है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी अरेंजमेंट जो है वो 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब है इनका रेशो जो है 1:2:1 का होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आएगी। अब बात को मैं खत्म करूंगा जल्दी से, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया। मेंडल के 4 पोस्टुलेट थे जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिसको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहला तो है प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, मैं बता चुका हूं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मैं बता चुका हूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये मैं अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और आने वाले टाइम में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है जी। इसके बारे में भी हम जल्दी ही बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मेंडल ने 7 पी प्लांट ट्रेट्स के बारे में बात की, उनका इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और देख सकते हैं फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट हो सकता है, फ्लावर की पोजीशन एक्सल और टर्मिनल, स्टेम लेंथ क्या है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, सीड की शेप क्या है, राउंड है या रिंकल है, सीड का कलर क्या है, येलो है या ग्रीन है, पॉड का शेप क्या है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, पॉड का कलर क्या है, येलो है या ग्रीन है। ये ट्रेट्स जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल किए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेंडल का इंटरेस्ट जो था, मेंडल वॉज इंटरेस्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ 2 डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इसके लिए जरूरी था कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन में तो एक ही पेरेंट प्लांट होगा ना,
एक ही प्लांट होगा, उसी के सीड जो उसी में जो है वो पॉलिनेशन होगी, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये वो नहीं चाहते थे, क्रॉस पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन का नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया समझिएगा, ये देखिए 19th सेंचुरी की बिगिनिंग का एक इंसान, नो डाउट वो एक आम इंसान नहीं था, उसकी सोच आम नहीं थी, लेकिन आप देखिए किस तरह से आज की डेट में मुझे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, इतने सारी सुविधाओं के साथ हम घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमें हर तरह की सुविधाएं जो हैं मिल रही हैं। ठीक है, नो डाउट हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या हम इस प्रकार से सोच पाते हैं? हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं हम उसके बारे में भी इतने अच्छे से सोच नहीं पाते। ठीक है, लेकिन देखिए इन्होंने, इनके बारे में मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सुनिए, आप हैरान होंगे। उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन को होने नहीं देना था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, देन ही पॉलिनेटेड देम बाय हैंड विथ पोलन फ्रॉम अदर पेरेंट प्लांट्स ऑफ हिज चॉइस। ओके, अपनी पसंद की ओके पॉलिनेशन हो, तो इसके लिए उन्होंने हाथ से ही सारा काम किया। When pollen from one plant fertilizes another plant of the same species, this is known as cross pollination. ऐसा लगता है जैसे ये वर्ड्स क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आज की डेट के होंगे, लेकिन देखिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रेगर मेंडल नाम का ये महापुरुष जो है ये काम कर रहा था। देखिए एक और बात बताता हूँ, हो सकता है इससे पहले भी कई लोगों ने ये सब चीज़ें कर दी, लेकिन आज इनका नाम चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि शुरुआत में इनके बारे में कोई नहीं जानता था, बाद में इनके रिसर्च को डिस्कवर किया गया कुछ लोगों के द्वारा और उन्होंने इनको पॉपुलर किया। खैर बात करेंगे उनके बारे में भी। सो व्हाई वर हिज रिजल्ट्स ऑलमोस्ट अननोन अंटिल 1900? ठीक है जी, 1900 तक, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक कोई भी नहीं जानता था। क्यों ऐसा? तो उसका बहुत सारे रीज़न है। ये एक मॉन्क थे, उस समय एटमॉस्फेयर भी वैसा नहीं था। ठीक है, ही वॉज अ मॉन्क वर्किंग अलोन इन अ साइंटिफिकली आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर। हिज वर्क वॉज इग्नोर्ड because it was not widely distributed and he did not make an effort to promote himself. अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश भी नहीं की। उस समय मीडिया इतना तो आप समझ सकते हैं हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, आज तो एक छोटी सी बात होती है, छोटी सी डिस्कवरी होती है और शोर मच जाता है, लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम। Who discovered Mendel's work then? So the credit goes to 3 botanists: Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Schermack। ये इन 3 बॉटनिस्ट को श्रेय जाता है। They rediscovered Mendel's work in the same year, a generation after Mendel published his papers. They helped expand awareness of the Mendelian laws of inheritance in the scientific world. तो देखिए एक चीज़ जो 19वीं शताब्दी की बिगिनिंग में बनी थी, वो 19वीं शताब्दी तक जो थी, वो 19वीं शताब्दी की बिगिनिंग में जो बनी थी, 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग तक जो है गुमनामी के अंधेरों में थी। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सारी नई चीज़ें थी आपने इसमें सीखी होंगी। मैं हमेशा से ये मानता हूँ मेंडल जैसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो मेंडल की तरह ही होते हैं, उनकी सोच मेंडल की तरह है। क्या है सोच? आप सोचिए, हर इंसान तो मेंडल नहीं होता, लेकिन हर इंसान के अंदर एक मेंडल होता है जो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं, उनके साथ फाइट करके केवल सरवाइव नहीं करता है, बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और हर वो इंसान, हर वो स्टूडेंट जो इस समय मेरी ये बात सुन रहा है, मेरी उससे उम्मीद है, पूरी सोसाइटी की उससे उम्मीद है, हमारे देश की उससे उम्मीद है कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे उसके माँ बाप जो हैं उस पर फ़ख्र महसूस करें, उसके साथी उस पर फ़ख्र महसूस करें। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।